अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? जी मिस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह मिस। यस मिस। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ठीक है। एक्चुअली कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था और जूम जो है वो ओपन नहीं हो रहा था, इस वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है। आप लोग बताइए, सब ठीक है? कुछ टाइम टेबल का इशू हो रहा है, ये बताइए मुझे। आप लोगों के पास वेल्स की ऐप पे जो टाइम टेबल है उसमें टाइमिंग्स क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मिस मिस ऐप पे तो टाइम टेबल है ही नहीं। बस मिस जो ईमेल पे टाइम टेबल आता है जिससे हमें पास जिससे जूम का ज्वाइन करने का मिलता है लिंक, उस पे जो टाइम टेबल होता है उसमें क्लासेस है ही नहीं। मतलब जैसे 11 को है तो फिर 16 को है। और जो हमारे पास डेली टाइम टेबल आता है उसमें वो लेट आता है, तो फिर उसमें हर रोज होती हैं क्लासेस, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने पास मेंशन कर लो टाइमिंग्स जो है ना, अपने पास आप मेंशन कर लीजिए कि मंडे ट्यूसडे हमारी क्लास होगी 12 to 1। ठीक है, मंडे ट्यूसडे हमारी क्लास होगी 12 to 1, एंड वेनेसडे थर्सडे हमारी क्लास है 1 to 2। मंडे ट्यूसडे 12 to 1 एंड वेनेसडे थर्सडे 1 to 2। ठीक है, ये 4 दिन हमारी क्लास है। 2 दिन 12 से 1 है और 2 दिन जो है वो 1 से 2 है हमारी क्लास। तो जब आप अपने पास टाइम टेबल लिख लेंगे तो फिर आपको वहां से दोबारा रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस कॉलेज खुलेगा तो टाइमिंग्स चेंज होंगी? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा, ये तो एडमिन को ही पता होगा कि टाइमिंग्स चेंज होगी। आई डोंट थिंक सो कि टाइमिंग्स चेंज होंगी, टाइमिंग्स यही रहेंगी जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी मजीद डिटेल आपको मिस सुमेरा बता देंगे, सर फैजान बता देंगे, ये लोग बता देंगे आपको। मुझे ऐसा सच नहीं पता। ओके मिस। तो आप तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो साथ हैं, या आप अपने फ्रेंड्स को कन्वे कर देंगी ये जो एक्चुअल टाइमिंग्स हैं हमारे, जो मैंने आपको मिस टाइमिंग्स हम बताए हैं, तीनों ये आप कनेक्टेड हैं। क्या नहीं कनेक्टेड जी है? ये तो बहुत मिस हम अच्छी बात हो गई। हाँ, क्या कह रही थी अलीना? यू वर सेइंग समथिंग। मिस हम जो 3 फ्रेंड्स हैं हम तीनों मीटिंग हम अटेंड कर रहे हैं, अभी ज्वाइन हुए हैं मैं सब। सही है बेटा, ठीक है। ओके जनाब, आ जाइए, बजाय इसके कि मजीद हमारा टाइम वेस्ट हो, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और कल हमने जो एग्जाम ब्रेकअप किया था दैट वाज अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2। आई होप कि आपको पेपर 1 से रिलेटेड और पेपर 2 से रिलेटेड एग्जाम ब्रेकअप का आइडिया हो गया होगा, और आपको अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरह से आपने एग्जाम रूम में किस तरह से लाइक आपका पेपर आपको मिलेगा और आपने उस पेपर को सॉल्व करना है, कौन कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है, किन टिप्स को आपने याद रखना है। होपफुली आप उसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है एग्जाम ब्रेकअप का, दैट इज योर पेपर 3 प्रैक्टिकल स्किल्स लैब वर्क है। लैब वर्क के साथ मैं आज आपको सिलेबस कंटेंट बताने से पहले, लैब वर्क के साथ सिलेबस कंटेंट बताने से पहले, मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी आपको जो नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट होता है, जिसमें आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब आप किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक के अंदर स्पेसिफिक फिनोमिना, डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी देखते हैं तो आपकी ग्रिप एक्चुअली कहाँ होनी चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ होना चाहिए, आपकी अगर नॉलेज है तो नॉलेज किस एक्सटेंट तक होनी चाहिए। तो ये चीजें आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी जो कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे हमारे पास मौजूद होता है और ये हम अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करते हैं। तो ये आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपकी अगर नॉलेज है तो ये नॉलेज जो है वो किस लेवल तक होनी चाहिए। लाइक अगर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, डिस्क्राइब, डिफाइन, इलस्ट्रेट एंड ऑल दैट, तो उसको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके ऊपर, और सिलेबस कंटेंट के बारे में भी बात कर लेंगे। किस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स हैं और चैप्टर की डिमांड क्या है, मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक दिखा दूंगी, टेक्स्ट बुक शो करूंगी आपकी, ताकि आपको आइडिया हो कि दिस इज योर टेक्स्ट बुक, दीज आर द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। और फिर उसी के थ्रू मैं एक ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगी आपको आपके सिलेबस का। ठीक है जी, आ जाइए। सबसे पहले तो आप अपने ब्रेकअप के ऊपर, पेपर 3 का ब्रेकअप है हमारे पास, एग्जाम ब्रेकअप है।
ओके, यहाँ स्क्रीन शो हो रही है या मजीद इसे जूम करने की जरूरत है, या आप मुझे बता दीजिए। यहाँ स्क्रीन आपको शो हो रही है या यस इसको मैं मिस। मजीद जूम करूं? आई नो डोंट थिंक सो कि इसको मजीद जूम करने की जरूरत है। ओके चंदा, अब देखो बेटा, पेपर 3 जो है वो है आपका लैब वर्क, ठीक है। लैब वर्क एक्सपेरिमेंटल वर्क है आपका। टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, और जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज अबाउट 2 आवर्स। अब टोटल मार्क्स 40 हैं, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है, तो आप बोलोगे कि अरे ये तो एमसीक्यूज के अंदर जो है वो 40 मार्क्स का पेपर था, यहाँ पे भी 40 मार्क्स का पेपर है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन वहां पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ 2 आवर्स का पेपर है हमारा। और वेटेज का भी फर्क तुम देख सकते हो, इफ यू रिकॉल, कि मैं आपको दोबारा से जरा दिखाना चाहूंगी कि जो पेपर 1 का वेटेज है हमारा, दैट इज, ये देखिए 31% है। पेपर 1 का वेटेज 31% है, ठीक है ना। और हम जब बात कर रहे हैं पेपर 3 की, तो इसका वेटेज आ रहा है हमारे पास 23%। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल 100% में से आपके एएस के अंदर 31% पेपर 1 का वेटेज है, 46% पेपर 2 का वेटेज है। अगर आप दोनों को सम अप करें तो 77% बनता है, आई थिंक। 31 एंड 46, 77%, यानी कि एक बल्क है, एक मैक्सिमम वेटेज है जो कि पेपर 1 और पेपर 2 ने ही कैरी किया हुआ है। और 77 के बाद आपके पास जो रिमेनिंग बचता है 23% है, और ये 23% आपका लैब वर्क है। यानी ये एक गुड न्यूज है आपके लिए। गुड न्यूज किस सेंस में, कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने लैब में, रिस्पेक्टिव लैब्स जो हैं आपकी, वहां पे एक्सटर्नल आपके सर पे मौजूद होता है। तो आप जब पेपर 1 और पेपर 2 करने में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कि वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि कोई आके आपके पेपर को ऑब्जर्व कर रहा है, आपके आंसर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, और आपके हाथ में होता है आपका पेपर, वहां आप एंजाइटी में चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक्सटर्नल जो है वो राउंड लगा रहा होता है, तो जाहिर बात है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और किसी भी कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जिसकी वजह से अगर उनका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं जाता, और फॉर एग्जांपल कि उनका प्रैक्टिकल में अच्छा ग्रेड नहीं है, लाइक सी ग्रेड है, और अगर पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया है, एक अच्छा ग्रेड सिक्योर कर लिया है, तो जो आप समझ लीजिए कि जो आपका राउंड ऑफ होता है, या जो टोटल सम अप होता है आपके पेपर का, वो एक अच्छा ग्रेड लेकर आता है। क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो है वो पेपर 1 पेपर 2 के पास है, पेपर 3 के पास सिर्फ 23% है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन पेपर 1 के अंदर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको ये आइडिया है कि आपको बेस्ट आंसर कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपका पेपर 1 यकीनन अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया है कि आपके पास एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स मौजूद हैं, आपका आंसर आपके पास मौजूद है। एंड इसके साथ ही साथ आपको पता है कि हाउ यू अकोमोडेट योर आंसर इन द रिस्पेक्टिव लाइंस बाय द हेल्प ऑफ हैविंग कीवर्ड्स। तो अगर कीवर्ड्स की हेल्प के साथ आप अपनी आंसर्स को अकोमोडेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 में कहीं नहीं गया आपके मार्क्स। और जब वहां पे आपने मार्क्स सिक्योर कर लिए, तो एक्सीडेंटली अगर पेपर 3 के अंदर कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो वो एवरेज आपका ग्रेड सिक्योर हो जाता है, एवरेज मार्क्स आपके अच्छे आते हैं, क्योंकि इसका वेटेज कम है। जब किसी पेपर का वेटेज कम होता है और आप उसमें कम सिक्योर करते हैं, तो फिर भी एक आप सेफ साइड रहते हैं कि चलो ठीक है, दूसरे कंपोनेंट के अंदर हमने अच्छा सिक्योर किया है, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो हमारा पेपर का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा आएगा। तो दैट इज अ गुड न्यूज रिगार्डिंग द लैब वर्क, ठीक है। अब जब आप लैब परफॉर्म करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स कॉलेज के अंदर, उसके बाद फिर जो है वो आपका एग्जाम होगा।
जो प्रैक्टिकल है आपका, वो प्रैक्टिकल की कैटेगरी है दो। दो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जो कि टू टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्चुअली यू आर गोइंग टू हैव योर, आप मतलब कि इसके अंदर आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस। सबसे पहले तो एक होता है प्रैक्टिकल वेट प्रैक्टिकल और एक होता है ड्राई प्रैक्टिकल, ठीक है। ये दो कैटेगरी है प्रैक्टिकल की, जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब ये दो कैटेगरी किस तरह इन फंक्शन होती है। वेट प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल होते हैं बेटा जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, परफॉर्मेंस होती है, विच इन्वॉल्व सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल, जिसके अंदर आपका फूड टेस्ट भी आ जाता है। ज़ाहिर है फूड टेस्ट के अंदर आप डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं अलोंग विद द फूड सॉल्यूशंस। इसके अलावा आपका एंजाइम रिएक्शन भी आ जाता है, आपका फोटोसिंथेसिस भी आ जाता है, आपका ट्रांसपायरेशन भी आ जाता है, आपका ऑस्मोसिस भी आ जाता है। ये तमाम परफॉर्मेंस वाले प्रैक्टिकल जिसमें आपने कोई काम करना है, परफॉर्मेंस देनी है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क जिसके अंदर केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, उसको वेट प्रैक्टिकल कहा जाता है। और जो दूसरी कैटेगरी होती है प्रैक्टिकल की, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई प्रैक्टिकल। ये ड्राई प्रैक्टिकल एक्चुअली बेस करता है अपॉन माइक्रोस्कोपी वर्क। माइक्रोस्कोपी का जो काम होता है, यानी कि आपके पास माइक्रोस्कोप गिवन होगा और स्लाइड्स जो हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय कैम्ब्रिज। वो नहीं पता होता इंटरनल को, जो रिस्पेक्टिव इंटरनल्स होते हैं उस लैब के अंदर, उन्हें भी नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता कि वो कौन सी वाली स्लाइड जो है वो लेकर आएंगे और वहां पे वो आपके माइक्रोस्कोप में सेट कर देंगे। उस स्लाइड को सबसे पहले तो आपने गिवन जो जो स्लाइड होती है आपकी, आपने सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व करने के बाद आइडेंटिफाई करना होगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपने माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन या माइक्रोस्कोप का पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। यूजुअली माइक्रोस्कोपी का जो क्वेश्चन आता है, ये बात ये जहन में रखो बेटा कि जो वेट प्रैक्टिकल और ड्राई प्रैक्टिकल हैं, ये दोनों कंपलसरी हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। कोई चॉइस नहीं है कि तुम ये समझो कि यार इस माइक्रोस्कोपी पे हमारी ग्रिप अच्छी है और हमें स्लाइड्स की ऑब्जर्वेशन हमारी स्ट्रांग है और हमारी डायग्राम प्रैक्टिस अच्छी है तो माइक्रोस्कोपी आ जाएगा एंड ऑल दैट। नहीं, माइक्रोस्कोपी भी कंपलसरी है। एक क्वेश्चन माइक्रोस्कोपी के ऊपर आता है और एक क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर। ये दोनों आपको लाजमी जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब जो माइक्रोस्कोपी का जो प्रैक्टिकल होता है वो बच्चों को इसलिए थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि एक तो उसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं होती, आपने सिर्फ स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। जितनी डायग्राम उन्होंने आपको मेंशन की हुई होती है कि जी हाई पावर प्लान डायग्राम या सिंपल प्लान डायग्राम आपने बनानी है, तो वो आपने रिस्पेक्टिव एरिया में जो आपकी गिवन पिक्चर होती है डायग्राम की, उससे थोड़ा सा इनलार्ज करके आपने डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। फिर आपने दोनों डायग्राम का कंपैरिजन देना होता है, उसके साइज का, उसकी लेंथ का, और उसके बाद आपने मैग्निफिकेशन जो है, यूजुअली मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपने मैग्निफिकेशन किस तरह से ऑब्टेन करनी है। तो माइक्रोस्कोपी का थोड़ा सा इजी होता है पार्ट प्रैक्टिकल के पेपर के अंदर, और जो दूसरा पार्ट है वेट प्रैक्टिकल का, ये होता है परफॉर्मेंस का, ठीक है। अब जनाब परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंट चीजें, फूड टेस्ट तो सबसे आसान होता है, मतलब बच्चे इजीली कर सकते हैं और बच्चे इजीली कर सकते हैं इसको। लेकिन जो दूसरे होते हैं जैसे कि एंजाइम्स का प्रैक्टिकल हो गया, ऑस्मोसिस का हो गया, ऑस्मोसिस इज अगेन वेरी इजी, और डिफरेंट होते हैं इसके अंदर, एक लंबी लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की, और वो सारे परफॉर्मेंस वाले प्रैक्टिकल हैं। एक्चुअली बच्चा जो परेशान होता है ना इन 2 आवर्स में, वो कहाँ परेशान होता है कि समझ लीजिए 2 आवर्स को आप डिवाइड कर दीजिए तकरीबन 60-60 मिनट में, 55 या 50 मिनट्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल 50 से 55 मिनट्स के अंदर परफॉर्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं आपके लैब के अंदर, तो उन 30 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स को फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिकल दिया जाएगा, लाइक वेट प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स हैं उन्हें ड्राई प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा एट द सेम टाइम।
एट द सेम टाइम। वेट प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा और ड्राई प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा एट द सेम टाइम। ये नहीं है कि पूरे लैब में जितनी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो सारे 1 घंटे के लिए एक ही तरह का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे और सेकेंड हाफ के लिए भी सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि एट अ टाइम दोनों प्रैक्टिकल चल रहे होंगे बाय द डिवीजन ऑफ स्टूडेंट। आधे स्टूडेंट एक कैटेगरी का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे लाइक वेट प्रैक्टिकल, और आधी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की वो ड्राई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही होगी। जैसे ही एक्सक्यूज मी, 50 मिनट्स में। जी जी बेटा बोलिए। मतलब हमें दोनों परफॉर्म करने होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं? हाँ बिल्कुल, यह मैंने बताया, दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिकल 2। दोनों कंपलसरी हैं, एक वेट प्रैक्टिकल है जो कि आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। ड्राई प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस नहीं होती है एक्चुअली। माइक्रोस्कोप में जो एक्सटर्नल होता है वो मौजूद होता है, और माइक्रोस्कोप में स्लाइड जो है वो सेट कर दी जाती है। बस आपने स्लाइड को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में गिवन होता है, वो आपको सॉल्व करना होता है। तो इसको हम परफॉर्मेंस वाला प्रैक्टिकल नहीं कहते कि आपको इसके अंदर कोई परफॉर्मेंस करनी है, आपने सिर्फ क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करना होता है माइक्रोस्कोपी के अंदर। जबकि वेट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वाला प्रैक्टिकल है, इसके अंदर हैंडलिंग और ये सब चीजें होंगी, आपने काम करना है इस प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। फंक्शनिंग है इसके अंदर। तो दोनों प्रैक्टिकल करने, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 2 आवर्स में आप ये सोचोगे कि चलो यार 2 घंटे हैं तो हम माइक्रोस्कोपी करने के बाद में लाइक बहुत सारे बच्चों को माइक्रोस्कोपी का प्रैक्टिकल इजी लगता है, तो वो 30 मिनट्स में हमने कर लिया। अब हमारे पास 1.5 आवर्स मौजूद हैं कि हम वेट प्रैक्टिकल पे अपना टाइम लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इक्वल डिवीजन होगी दोनों प्रैक्टिकल के लिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 50 से 55 मिनट्स में आपको जो गिवन प्रैक्टिकल है वो आपका कंप्लीट हो जाए, आपका रिव्यू भी हो जाए, आपके क्वेश्चन पेपर का, आपके आंसर्स का, चाहे आपके पास ड्राई आए चाहे वेट आए, जो भी प्रैक्टिकल आए आपका रिव्यू भी हो जाना चाहिए विद इन द 50 to 55 मिनट्स। क्योंकि 55 मिनट्स के बाद 5 मिनट के अंदर वो रोटेशन होगी, और रोटेशन के अंदर आपको दूसरा प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा। जहां अगर आप पहले ड्राई पे खड़े थे, ड्राई प्रैक्टिकल पे, तो आपको वेट प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन कर दिया जाएगा। तो वो 55 से 60 मिनट के अंदर विद इन द 5 मिनट स्लॉट आपको रोटेशन किया जाएगा, मूव किया जाएगा, और आप अपने दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ आ जाओगे, ठीक है। तो अपने जहन में 2 घंटे के बजाय एक प्रैक्टिकल के लिए 50 मिनट्स रखिए। 50 से 55 मिनट, इस 5 मिनट के अंदर आपको रिव्यू करना होगा अपने पूरे पेपर को, और 55 मिनट के बाद विद इन 5 मिनट्स आपको मूव करना होगा अपने दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ। तो तकरीबन 50 मिनट एक प्रैक्टिकल के लिए आपके पास होता है, चाहे वो आप पहले परफॉर्म कर लो, चाहे वो लेट आवर्स के अंदर करो, लेकिन आपके पास जो गिवन टाइम होगा वो 50 मिनट्स का होगा। तो जनाब लैब वर्क है, इसकी पूरी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तमाम किस्म के एक्सपेरिमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड ह्यूज नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जो हम आपको दिखाएंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस कराएंगे। यूजुअली बच्चे जब ओ लेवल्स में हम डायग्राम की बात कर रहे होते हैं तो बच्चे भागते हैं कि ओहो डायग्राम ड्रॉ करनी है ऑल दैट, लेकिन यहाँ पे ये कंपलसरी पार्ट है आपके प्रैक्टिकल का। लेकिन अगर फिर भी इतनी प्रैक्टिस के बाद भी आपका जो लैब वर्क है ड्यू टू एनी कंडीशन अगर अच्छा नहीं होता, आपका पेपर प्रैक्टिकल का अच्छा नहीं होता, तो इसमें इतना बहुत ज्यादा परेशान होने की, पैनिक करने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि इसका वेटेज फिर भी थोड़ा कम है एज कंपेयर टू पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन लूज कर दें, या आप ये कहें कि नहीं यार मैं तो अपने पेपर 1 और पेपर 2 की ही तैयारी करूंगा और मैं लैब वर्क को बस एक सुपरफिशियल एक एक्ट के तौर पे लूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कहीं आप पेपर 1 पेपर 2 में फंसेंगे, तो अगर आपका लैब वर्क स्ट्रांग होगा, आपका प्रैक्टिकल का पेपर स्ट्रांग होगा, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये 23%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बच्चा? यहाँ यस तक मिस। क्लियर है लैब वर्क की डिवीजन और इसकी कैटेगरी वगैरह? ओके जनाब। अब आ जाइए प्रैक्टिकल पेपर के वेरिएंट के ऊपर। 2 वेरिएंट होते हैं, सही है। प्रैक्टिकल पेपर जो है पेपर 3 कहलाता है, और 2 वेरिएंट होते हैं इसके, 3-3 होता है और 3-4 होता है। और ये आपके ऊपर भी होती है चॉइस कि आप कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहते हो, 3-3 चूज करना चाहते हो
या 3-4 चूज करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि शायद इजी गोइंग जो है वो 3-3 होता है और जो 3-4 होता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, मुश्किल पेपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डिफिकल्टी लेवल है, जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है प्रैक्टिकल का, वो दोनों के अंदर सेम है। दोनों का वेटेज भी सेम है, दोनों का डिफिकल्टी लेवल भी सेम है। और ये नहीं है कि जो बच्चे 3-3 चूज करेंगे तो वो आसान प्रैक्टिकल दे के बैठ जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि हमारा तो ग्रेड अच्छा आने वाला है, और जो 3-4 चूज करेंगे वो परेशान रहेंगे कि यार हमने 3-4 चूज कर लिया तो पता नहीं हमारा पेपर कैसा आएगा, कैसा प्रैक्टिकल आएगा, या हम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन का डिफरेंस है, सिर्फ ड्यूरेशन का डिफरेंस है। होता बेसिकली ये है कि जो 3-3 का आपका ये जो वेरिएंट है ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाता है। जो 3-3 का प्रैक्टिकल होता है आपका ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा, और जो 3-4 का वेरिएंट है वो या तो थर्ड वीक ऑफ मई में होगा या फिर लास्ट वीक ऑफ मई में होगा। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास के अंदर उसमें से डिवाइड हो जाएंगे, आधे बच्चे 3-3 के वेरिएंट पे जाते हैं और आधे बच्चे 3-4 के वेरिएंट पे जाते हैं। तो आधे बच्चों का जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में प्रैक्टिकल हो जाता है और आधे बच्चों का थर्ड या लास्ट वीक ऑफ मई में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल का टॉपिक, प्रैक्टिकल की डिफिकल्टी लेवल, सब चीजें सेम होती हैं दोनों पेपर के अंदर। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई सा भी पेपर चूज करें अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट वीक ऑफ मई में प्रैक्टिकल से फ्री हो जाना, इट्स ओके। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लास्ट वीक ऑफ मई में प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, इट्स ओके। लेकिन समटाइम्स कैम्ब्रिज ये जो अथॉरिटी है ये अपने पास रखता है और अपने हिसाब से भी वेरिएंट जो है वो एलोकेट कर देता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसलिए ये इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बताना ये था कि दो वेरिएंट होते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल का पेपर जो आपका पास्ट पेपर है वो करने लगोगे तो आपको वेरिएंट मिलेगा, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि वेरिएंट का क्या मतलब होता है। वेरिएंट का ये मतलब होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ तक क्लियर है आपको एग्जाम ब्रेक का बच्चा? जी मिस। ओके जनाब, इसके बाद फिर अब एक बहुत अहम बात जो मैं ना बताना चाह रही थी तुम लोगों को। मैं जूम नहीं कर रही हूँ मजीद, ठीक है। मैं इसी तरह से स्लाइड आपको शो करूंगी। इस दफा आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा, अगर आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया नहीं किया, आपकी नजर पड़ी नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस में चेंज आया है। जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे एग्जाम सीरीज ऑफ 2022, 2023, 2024, तो थोड़ा सा सिलेबस के अंदर माइनर चेंजेस आई हैं। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है ऐसी कि आप ये कहें कि ओहो पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया, ओहो यहाँ तो पूरा कंटेंट ही चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत जैसे कि जो नंबर ऑफ चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगी, उन चैप्टर्स की जो ऑब्जेक्टिव आउटलाइन है, जो कंटेंट आउटलाइन है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ कंपोनेंट, कुछ कुछ पार्ट्स सिर्फ चेंज हुए हैं। और वो पार्ट्स क्या चेंज हुए हैं तो वो तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, और हमारा जो समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है वो ही 3 से 4 लेक्चर पे चला जाएगा, क्योंकि मुझे फिर आपको हर चैप्टर का इंडिविजुअल बताना पड़ेगा, डिफरेंस ओल्ड सिलेबस का और न्यू सिलेबस का, चेंज सिलेबस का। तो हम जब जैसे जैसे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब हम सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लेंगे, ओल्ड से न्यू चेंज सिलेबस के अंदर हम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये एक स्लाइड सा चेंज है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर आया है, और ये सिलेबस जो है वो 2022, 23, 24 के एग्जाम सीरीज के अंदर है, ठीक है। आपने जो एग्जाम अपना अपियर होना है मई जून के अंदर, या जो बच्चे अक्टूबर नवंबर की सीरीज में अपियर होने वाले होंगे, उसमें ये थोड़ा सा चेंज है सिलेबस का। सिलेबस का चेंज इतना ज्यादा मेजर नहीं है। और जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि लाइक कंटेंट क्या है, सिलेबस के कंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई चूज दिस सिलेबस। यानी कि अगर आप ये सिलेबस चूज कर रहे हो बायोलॉजी का, तो उसके की बेनिफिट्स क्या हैं एक्चुअली। यानी कि आप
को कोई फायदा होने वाला है इस सिलेबस को चूज करके, तो डेफिनेटली हम बात करें अगर कैम्ब्रिज लर्नर्स की, अपने स्टूडेंट्स की, तो उनको इन एरियाज में स्ट्रांग होना होता है और वो इस सिलेबस को चूज करके इन एरियाज में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस लेवल की, ऑफ कोर्स जब आपका जो ए लेवल्स है जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी एक एडवांस नॉलेज होती है जो कि आपको मिलती है, और साथ ही साथ जो है जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एरिया है आपके सब्जेक्ट का, आपके सिलेबस का, वो आप गेट करते हो, और इसके साथ ही साथ जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आगे चल के किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर उस चीज को यूज करना, अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी उस नॉलेज को यूज करना। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब आप ए लेवल्स करने के बाद किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर ऑप्ट करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेवल है वो भी अगेन बहुत ही ज्यादा हाई परसेंटेज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उसका रीजन ये होता है कि ए लेवल जब आप करने लगते हो तो आपको खुद ब खुद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा हो जाता है कि नहीं यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और आसान नहीं है एज कम्पेयर टू एनी अदर बोर्ड, तो हमें डे वन से इंगेज होना पड़ेगा, और डे वन से ही जो है वो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि हम आगे चल के अपना लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना कर जाए, लास्ट मोमेंट पे हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो कॉन्फिडेंस लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा रिफ्लेक्टिव होना, इनोवेटिव होना और एंगेजमेंट, ये वो चीजें हैं जो कि बेनिफिट्स होते हैं बाय चूजिंग दिस सिलेबस, कि आप इन एरियाज में ग्रेजुअली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। जब आप ग्रेजुअली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आगे चल के आप जिस प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प कर रही होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद आइए फिर की कॉन्सेप्ट्स पे आने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लीजिए। आपका ये सिलेबस है, नजर आ रहा है आप लोगों को? दिस इज योर सिलेबस कंटेंट ओवरव्यू, एएस का जो सिलेबस है आपका, और दैट इज अबाउट 11 चैप्टर्स। आपके पास 11 चैप्टर्स हैं, एक डिटेल सिलेबस है, लेंथी सिलेबस है, आसान नहीं है कि हम ए लेवल्स के अंदर वैसे भी जाहिर बात है जो भी टॉपिक आपको करवाते हैं तो उसकी एक एक्सटेंडेड नॉलेज होती है, उसकी एक फर्दर डिटेल होती है जो आपको पढ़नी है। यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे अपने चैप्टर्स तो आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें से तो बहुत सारे टॉपिक वो हैं जो हम ओ लेवल्स में करके आए हैं। तो नो डाउट टॉपिक का नाम तो बिल्कुल ऑफ कोर्स सेम आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर की डिटेल बिल्कुल डिफरेंट है, वो लेवल्स वाली नहीं है। एडवांस लेवल की नॉलेज आपको मिलेगी, बहुत ही डेप्थ मिलेगा आपको हर टॉपिक के अंदर, और बेस से लेके इसकी एक्सटेंशन तक जो है हर चीज के अंदर आपको डेप्थ मिलेगी। कोई भी चीज आपको सुपरफिशियल नहीं यहाँ पे समझाई जाएगी, बताई जाएगी। ये जो 11 चैप्टर्स नजर आ रहे हैं, अगर आप इसको कंपेयर करें अपने ओ लेवल्स के टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स से, तो बेशक ये कम है, लेकिन वहां पे इतनी डिटेल नहीं थी, इतनी डेप्थ नहीं थी जितनी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी। ये पहला चैप्टर है। मैं अभी आपको आपकी टेक्स्ट बुक दिखाऊंगी, मैंने डाउनलोड की हुई है, वहां से मैं आपको बता दूंगी कि हर चैप्टर के अंदर के सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाए कि आपकी टेक्स्ट बुक एक्चुअली में है क्या, और किस तरह से आप जब आप टेक्स्ट बुक परचेज करने जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि नहीं भाई ये वाली हमने टेक्स्ट बुक लेनी है अपनी मैरी जॉन्स की। पहला चैप्टर आपका सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी है। यहाँ पे एंड माइक्रोस्कोपी यूज हो रहा है। ओ लेवल्स के अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन था, इफ यू रिमेंबर। सेकेंड चैप्टर आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, दैट इज रिलेटेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर, especially chemical structure and bonding and functions of different biological molecule, biological chemicals, biological element like carbohydrate, protein, lipids and some minerals as well. एंजाइम्स है तीसरा टॉपिक हमारा, और ये एंजाइम्स वो वाला एंजाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये एंजाइम वो वाला एंजाइम बिल्कुल भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ वहां पे लॉक इन की हाइपोथेसिस किया था एंड ऑल दैट। नहीं जी, यहाँ पे आपको इंड्यूस फिट थ्योरी भी मिलेगी, लॉक इन की का मॉड्यूल भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे अपॉन विच एंजाइम कंसंट्रेशन डिपेंड, अपॉन विच एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स एक्चुअली। वहां पे तो सिर्फ आपके पास एक फैक्टर था जो कि डिपेंड कर रहा था एंजाइम की एक्टिविटी पे, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी पे डिपेंड करेंगे। फिर है हमारे पास
नेक्स्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है वो एक्चुअली लिंक करता है सेल स्ट्रक्चर के साथ। तो बहुत मुमकिन है कि मैं जब सेल का आपको टॉपिक करवा रही होंगी तो मैं साथ ही साथ इस टॉपिक को भी लिंक करूंगी, साथ ही साथ इस टॉपिक को भी कवर करवाऊंगी, क्योंकि जब आपका सेल का आइडिया क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स का, इसके स्ट्रक्चर का, इसके फंक्शन का, इसकी केमिकल एक्टिविटीज का, केमिकल रिएक्शन का, तो खुद ब खुद आपके लिए बहुत इजी होगा सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट को पढ़ना, जिसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर एक बल्क ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हैं। वो ट्रांसपोर्ट आप थोड़ी बहुत ओ लेवल्स में पढ़ के आए हो, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे डिफ्यूजन मजीद जो है वो डिटेल में आपको मिलेगा, लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आपको ऑस्मोसिस मिलेगा, तो सिर्फ यहाँ पे ऑस्मोसिस जो है वो एनिमल एंड प्लांट सेल की स्टोरी नहीं है, बल्कि ऑस्मोसिस के अंदर आपको वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको ऑस्मोसिस में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ आपको एक नई चीज मिलेगी, बल्क ट्रांसपोर्ट, और बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आपको कुछ और ट्रांस मूवमेंट्स मिलेंगी, लाइक एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वगैरह। तो ये भी एक अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सेल के टॉपिक को ही जो है वो ये एक्चुअली लिंक करता है। तो सेल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, फिर माइटोटिक सेल साइकिल। इफ यू रिमेंबर दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन ओ लेवल्स, कि आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, बच्चों ने, आप लोगों ने पढ़ा था सेल डिवीजन का टॉपिक ओ लेवल्स में, या स्किप करके डायरेक्ट रिप्रोडक्शन पे आए थे आप लोग? मिस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। हाँ, तो सेल डिवीजन ज्यादा डिटेल में ओ लेवल्स में है भी नहीं, इट इज जस्ट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, इट्स सिग्निफिकेंस एक्चुअली, एंड द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यही है एक्चुअली जो फेजेस है ना, यही बताना चाह रही थी, जो सेल डिवीजन के फेजेस हैं, लाइक माइटोसिस के भी जो फेजेस हैं, स्टार्ट होता है प्रोफेज से, फिर मेटाफेज, एनाफेज। हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज हमने ह्यूमन बायो ऑप्ट करी थी, ह्यूमन बायो ओके, भी लिया था हमने, ह्यूमन तो उस बायोलॉजी वजह लिया से था। हमने, हाँ हाँ, फिर तो तो यकीनन मिस आपने उसमें हमने पढ़ा एक्स्ट्रा हुआ पढ़ा होगा। होता। यस जबरदस्त, ये तो मिस। बहुत अच्छी यस बात मिस, हो गई तो आपके लिए, फिर ये चैप्टर टफ टाइम नहीं देगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए जो सेल साइकिल के फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, सेल साइटोप्लाज्म की डिवीजन, इसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं क्रोमोसोम की, न्यूक्लियस डिसअपियर होना, और इक्वेटोरियल फाइबर। प्लेन के अंदर एग्जैक्टली स्पिंडल फाइबर का ओरिजिन, तो ये सारी चेंजेस थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है हर एक फेज के अंदर याद करना, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर होके आए हैं, पहले से आपको पता है, याद है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी गोइंग होने वाला है। तो माइटोटिक सेल साइकिल के अंदर आपको फेजेस मिलेंगे, माइटोसिस के, मियोसिस के, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी है इसके अंदर, दैट इज रिलेटेड टू कैंसर, कार्सिनोमा है इसके अंदर, कैंसर रिलेटेड डिटेल है कि कैंसरस सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं कैंसर, और कौन सा कैंसर जो होता है वो स्प्रेडेबल है, कौन सा लोकलाइज है, कैंसर की जो आइडेंटिफिकेशन है या ऑब्जर्वेशन है थ्रू टिश्यूज वो किस तरह होगी, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये एक टॉपिक होगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, इस वजह से कि इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए के साथ ही साथ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, उस प्रोसेस की डिटेल है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, ये सारी प्रोसेस की डिटेल है। तो ये पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री, ये एक्चुअली आपको मिलने वाली है इस चैप्टर के अंदर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। हालांकि इससे अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन कितना आता है या क्या वेटेज है इसका, तो है इसका वेटेज, लाइक आपको 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है बिल्कुल, लेकिन ये है कि इससे ज्यादा वेटेज आपको दूसरे चैप्टर्स के अंदर मिलेगा, लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल है तो बच्चों को लगता है कि शायद कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और टफ टाइम दे रहा है, तो शायद इसकी इसकी जो इसका वेटेज है वो भी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, इवन दो इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए लेवल्स। इसके बाद आ जाइएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट।
बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आइडियली क्वेश्चन नंबर 1 आपकी थ्योरी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से ही आता है। जब आपको 5 पेपर मिलेंगे तो आप लोग इसे विटनेस भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से ही आता है यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 आपके थ्योरी के पेपर का, और इसका अच्छा खासा वेटेज है। इसके अंदर जो डिटेल है वो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि बच्चों का ये कहना है कि भाई ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है वो बड़ा बोरिंग होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी बोरिंग बोरिंग नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर पूरी जो ट्रांसपोर्ट है इन द प्लांट, आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट से, और फिर वो मूव ऑन होता चला जाएगा इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। और उसके अंदर जिस तरह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, रूट प्रेशर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये ही मूवमेंट आगे चल के ट्रांसपायरेशन को कैसे लीड करती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में गिवन है। और साथ ही साथ जाइलम के सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे फ्लोएम के भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात होगी, कि जो फ्लोएम के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं, सेल सैप व्हेन ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टिश्यूज, तो इसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन, हाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम लीव एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, किसके हेल्प से होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ने में। अगेन हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स ओ लेवल्स के ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लड टिश्यूज या टिश्यू फ्लूइड की बात नहीं हो रही है कि आपने WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर की बात कर ली और उनके जनरल फंक्शन की बात कर ली। नहीं, यहाँ पे जो ब्लड टिश्यूज हैं उनकी डिटेल है, उनकी डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी के साथ उनके डिफरेंट जो डिजीजेज हैं उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा हार्ट का भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, हार्ट का फंक्शन मिलेगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी हार्ट के स्ट्रक्चर या फंक्शन की। एक्चुअल में जो चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले होंगे वो होगा ये आपका होगा ईसीजी, के ईसीजी क्या है, आपका ईसीजी को आप किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आप ईसीजी को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और टिश्यू फ्लूइड के बारे में भी जो है वो यहाँ पे डिटेल मौजूद है। गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर ए लेवल्स में इस चैप्टर के अंदर आपको अगेन जो अल्वेलाई है, और अल्वेलाई के साथ साथ जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ट्रेकिया और ब्रोंकाई वगैरह, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, और किस तरह से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, अगेंस्ट द डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे डिजीजेस भी हैं, जो गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक है उसी के अंदर आपको डिजीजेस भी मिलेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो आप पढ़ेंगे। उसके साथ आपके पास उसके साथ आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज का जो चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, कॉलरा है आपके पास, और इसी के अलावा मीजल्स वगैरह हैं। और ये डिफरेंट डिजीजेस हैं जो कि आप अपने जब आप पढ़ेंगे तो इन्फेक्शियस डिजीजेस का ऑनसेट कैसे होता है, और इसके इनके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये चैप्टर पढ़ने में आपको बिलीव में सबसे ज्यादा मजा आएगा पूरी ए लेवल्स के अंदर, क्योंकि वो चीज जो आप ऑब्जर्व भी करते हो अपनी डेली लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में, और कभी आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया हो किसी इन्फेक्शियस डिजीज को, तो आपको बड़ा इजी होता है उसे अंडरस्टैंड करना, उसके सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना, उसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना, और साथ ही साथ फिर उसके ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करना। तो इन्फेक्शियस डिजीज का चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है पूरे लेवल्स के अंदर। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मेरे लिए तो सभी एक जैसे हैं। अगेन इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के पेपर के अंदर भी, याद रखिएगा। उसका रीजन ये है कि इम्यूनिटी जो है वो आगे चल के बहुत यूं समझ लें कि आगे की स्टडीज के अंदर, फर्दर स्टडीज के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाला है इम्यूनिटी। तो यहाँ पे इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। तो आपके पास जो एंटीबॉडीज हैं उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी कितनी टाइप्स की होती हैं,
एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी होती है, किस तरह से इम्यूनिटी वर्क करती है आपकी बॉडी में फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इम्यूनिटी अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिर्फ बच्चे जहां फंसते हैं ना ए लेवल्स के अंदर, वो फंसते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। इससे ज्यादा इसके अलावा एज सच कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। अगर मैं बात करूं कि कोई मिस ऐसा मुश्किल मिस टॉपिक जैसे आप ओ लेवल्स में कहते हैं कि जी इनहेरिटेंस बड़ा मुश्किल लगता है, नर्वस सिस्टम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस है। रिमेनिंग टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। यस बेटा। एक्सक्यूज मी मिस जी मिस जी। प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास ट्रांसलेशन और यही सब यस है, यस यस, ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, बिल्कुल बिल्कुल। ओके लेकिन मिस। इसकी डिटेल है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अपॉन सेल साइटोप्लाज्म, इनका कहाँ कहाँ फंक्शन है। अच्छा जी, एक चीज मुझे आपको और दिखानी थी, मैं जरा आपको आपकी बुक दिखा दूं। दिस वन, ये मेरे पास फोर्थ एडिशन है। यू मस्ट हैव टू परचेज द फिफ्थ एडिशन। आप लोग फिफ्थ एडिशन लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी मेरी जॉन्स की बुक है। आपको बुक नजर आ रही है बच्चा? क्लियर है जी आपको? मैरी जॉन्स की ये बुक है, ठीक है। ये बुक लेनी है आपको मैरी जॉन्स की, लेकिन आपको फिफ्थ एडिशन लेना है। याद रखें, आपको फिफ्थ एडिशन लेना है। और इसके जो टॉपिक हैं ये मैं दिखा भी दूं आपको, अगर आप लोग इसको क्लियरली देख सक रहे हो। दिस इज सेल स्ट्रक्चर, आपको नजर आ रहा होगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नजर आ रहा होगा, ये देख लीजिए सेल स्ट्रक्चर है, ये इसके टॉपिक्स हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसके साथ एंजाइम्स है। एंजाइम्स के साथ अगर हम फोर्थ चैप्टर पे आ जाएं तो सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ओके जी, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। ये बुक मैंने लास्ट दिखाना इसीलिए मकसूद था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, ये सारी चीजें हैं आपके पास। सही है बेटा, अब टाइम हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। तो कल मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगी ये टॉपिक। आपका टाइम ओवर हो चुका है, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। तो हम पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सेल के टॉपिक।